वेलकम टू नियति परीक्षा। हम प्रबंधन में पहला टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व। उसमें काफी सारे लेक्चर हो गए हैं। अब उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि प्रबंधन कला है, विज्ञान है या पेशा है। यानी एक मुख्य जो क्वेश्चन आपके प्रबंध में बनता है वो ये बनता है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है कि जो प्रबंध है वो विज्ञान है या कला है या पेशा है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कला और विज्ञान को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हम बता पाएंगे विज्ञान को हम कला कह सकते हैं या विज्ञान कह सकते हैं या पेशा कह सकते हैं। अब ये वीडियो देखने से पहले आपको पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रबंध क्या है। तो उसको पहले आप देख लें, तभी आपको ये चीजें समझ आ पाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि ये जो महत्वपूर्ण कंटेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से ये सभी लोगों तक पहुंच सके और सबको अपना एग्जाम निकालने में आसानी हो सके। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि प्रबंध विज्ञान है या कला। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यहां हेडिंग डाली है प्रबंध कला के रूप में। तो सबसे पहले देखना है कि प्रबंध कला है या विज्ञान। तो कला को समझने से पहले, यानी प्रबंध को अगर हम कहें कि ये कला और विज्ञान दोनों है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कला क्या होती है। कला होती है जो भी हमारे अंदर ज्ञान है उसका क्या करना, व्यवहार में उपयोग करना या उसको व्यवहार में लाना। यानी जो भी व्यक्तिगत ज्ञान है उसका उपयोग किस ढंग से हम करते हैं वही हमारी क्या है, कला है। यहां लिखा हुआ है कि जो भी ज्ञान है, ज्ञान किसको होगा, व्यक्ति को। यानी अगर मनुष्य है तो उसको कोई ना कोई ज्ञान होगा, और अगर ज्ञान है तो उसका क्या करना, हमें उपयोग करना। जैसे हमें अगर पेपर देना है तो हमें 15 मार्च तक तैयारी करनी है, और फिर जिस दिन हमारा पेपर होगा तो हमने इस समय में जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसको पेपर में क्या करना, अप्लाई करना है। तो वही क्या है हमारी, यानी अगर हम बेहतर ढंग से जो पेश कर पाएगा वो उसकी कला हो जाएगी, और जो पेश नहीं कर पाएगा वो उसकी कला होगी। यानी हमने इस समय में जिस ज्ञान को प्राप्त किया है उसका व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार पेपर में क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो यही उसकी क्या होगी, कला होगी। अगर उसने क्या कर लिया, सही ढंग से अपने ज्ञान का उपयोग कर लिया, तो जो भी वो परिणाम चाहता है, यानी एग्जाम में सिलेक्शन, वो उसको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो वही है कि जितने लोग, लगभग 15 लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो क्या करेंगे, अपने ज्ञान का बेहतर उपयोग करेंगे। कहां उपयोग करेंगे, पेपर में। और अगर उन्होंने उन 3 घंटों को मैनेज कर लिया तो उनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। यानी कला क्या होती है, अपने व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग करना, जिससे क्या हो सके, जो भी हम वांछित परिणाम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो सके। तो यहां डेफिनेशन दी गई है, ज्ञान का व्यक्तिगत उपयोग। अब व्यक्तिगत उपयोग किस ढंग से करना है, दक्षतापूर्ण ढंग से। दक्षतापूर्ण ढंग से क्या करना है, कुशलतापूर्वक, मतलब न्यूनतम संसाधनों का प्रयोग करना या न्यूनतम लागत का आना। यानी अगर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 3 घंटे का, तो उसमें पूरे के पूरे जो 200 क्वेश्चन है इनको क्या करना है, 3 घंटे में ही सॉल्व करना। और किस ढंग से सॉल्व करना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या हो, सही हो। और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सही होंगे तो हमें जो परिणाम हम चाहते हैं, सिलेक्शन, वो क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो कला क्लियर हुई। कला क्या है, व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग। यानी जो भी व्यक्ति को ज्ञान है उसका किस ढंग से उपयोग करता है वही उसकी क्या है, कला है। अब यहां आते हैं कि उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी मेन चीजें क्या होती हैं, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, किसकी, कला की। तो कला में क्या होता है, सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है।
जैसे अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको 8 विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप अपना सिलेक्शन एग्जाम में ले पाएंगे। तभी क्या है, उसमें क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ क्या है, कला क्या है, अगर हमें सैद्धांतिक ज्ञान है तो उससे पता चलता है कि कौन सा काम कैसे करना है। यानी अगर कोई मैथ का सवाल आ गया तो अगर उसकी आपको समझ है और आपने उसको पढ़ा हुआ है तो आप उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। यानी क्या होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, यानी चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। यानी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो 8 विषयों को पढ़ रहे हैं, तो 8 विषयों को पढ़ने से क्या होगा, ज्ञान। मतलब ज्ञान कैसे होगा, अध्ययन से। आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ज्ञान कैसे मिलेगा, अध्ययन से। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपको क्या होगा, ज्ञान होगा। फिर आप क्या करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। चीजों को देखते हैं, अगर यहां वहां देखेंगे, उनका अवलोकन करेंगे तो उससे क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। कई बार हम देखते हैं कि आम जीवन में चीजें अगर देख लेते हैं तो उनको जल्दी सीख जाते हैं, ठीक। तो उनको सीखने से मतलब अवलोकन कर रहे हैं, हम चीजों को देख रहे हैं, तो देखने और सुनने से हमें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती। और तीसरा क्या होता है, अनुभव से। जब हम अगर एक पेपर दे रहे हैं उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमने क्या किया, अनुभव किया कि हमने गलती कहाँ की है। तो हमें उस चीज का क्या हो गया, ज्ञान हो गया कि अब हमें ये गलती नेक्स्ट एग्जाम में नहीं करना है, और यही हमारा सिलेक्शन रोक देती है। तो कला में क्या होना जरूरी है, कला क्या है, व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग। और कला में कौन कौन सी चीजें होती हैं, सबसे पहले ज्ञान का होना आवश्यक है। ज्ञान अगर होगा तभी आप तय कर पाएंगे कि किसी कार्य को कैसे पूरा करना है, तो ये ज्ञान से ही कर पाएंगे, ठीक। और ज्ञान कैसे मिलेगा, अगर आप अध्ययन करते हैं तो उससे भी ज्ञान मिलेगा, अवलोकन करते हैं तो उससे ज्ञान मिलेगा, और आप अनुभव से या अपनी गलतियों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो इसका लक्षण है या विशेषता वो क्या है, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। यानी अगर हम यहाँ मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जिसकी जितनी समझ होगी, किसी को एक बार में ही समझ आ जाएगा, किसी को 2 बार में समझ आएगा, किसी को 3 बार में। तो ये डिपेंड करेगा उसके अंदर योग्यता कितनी है, तो वो क्या करेगा, तो चीजों को ग्रहण करेगा। यहाँ पे मैनेजमेंट जो वो सीखेगा, और इसका जो उपयोग है वो कहाँ करेगा, पेपर में करेगा। यानी उसमें जितनी क्षमता होगी, जितनी योग्यता होगी, उस योग्यता से वो यहाँ पढ़ेगा और इस ज्ञान का उपयोग अपने पेपर में करेगा। यानी कला में ज्ञान का होना आवश्यक है। फिर उस ज्ञान का कैसे उपयोग करना है, व्यक्तिगत अनुसार। लगभग 15 लाख जो एग्जाम देंगे वो सबकी अपनी अपनी योग्यता होगी, उसके अनुसार वो पेपर को सॉल्व करेंगे और उनकी योग्यता अनुसार ही उनको क्या होगा, परिणाम प्राप्त होगा। तीसरी विशेषता इसकी क्या है, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। यानी उस चीज को या उस ज्ञान को अपनी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार किस ढंग से उपयोग करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, जैसे संगीत है। संगीत में मुख्यतः 7 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो 7 स्वरों का उपयोग क्या कौन करता है, संगीतकार। अब संगीतकार उन 7 स्वरों का उपयोग किस ढंग से करता है, ये किस पर निर्भर करेगा, संगीतकार पर निर्भर करेगा। यानी उसके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, रचनात्मकता कितनी है, कितने बेहतर ढंग से उसको चीजों को व्यवहार में वो ला सकता है। तो ये किस चीज में होती है, कला में। यानी व्यवहार एवं रचनात्मकता का होना जरूरी है। उसी से तय होगा कि चीजों का उपयोग या ज्ञान का उपयोग किस ढंग से आप करते हैं। तो यहां 3 चीजें क्लियर होगी। कला किसे कहेंगे, कला किसे कहेंगे, आपको जो ज्ञान है उसका उपयोग करना ही क्या है, आपकी कला है। अब कौन कौन से लक्षण है कि उसमें सबसे पहले ज्ञान का उपयोग तो तब कर पाएंगे जब आपको ज्ञान होगा। यानी आपको सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है। उसके बाद क्या होना आवश्यक है, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। यानी आपकी क्षमता कितनी है उसी के अनुसार आप प्राप्त किए हुए ज्ञान का उपयोग अपने पेपर में कर पाएंगे। तीसरा यहाँ पे क्या है, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित।
यानी आपके व्यवहार पर और आपकी मानसिक सोच पर, आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करेगा कि आप किस चीज को किस ढंग से उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण बताया गया है कि संगीत सृजन में किस चीज का उपयोग होता है, 7 स्वरों का। लेकिन व्यक्ति अलग अलग होते हैं, कई सारे व्यक्ति होते हैं, कई संगीतकार होते हैं, तो वो जो भी निर्माण करते हैं या बनाते हैं, संगीत का सृजन करते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी योग्यता अनुसार ही उसका उपयोग करेंगे। तो ये तीसरी डेफिनेशन होगी, मतलब तीसरा उसका लक्षण हो गया। अब अगर कोई भी अगर ज्ञान है आपको, यानी अगर मैथ आप लगाते हैं तो उसको अगर आप बार बार लगाएंगे, यानी मैथ अगर आपसे बन रही है लेकिन उसी चीज को फिर भी हम 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करते हैं, तो आप में उसमें क्या आ जाएगा, सुधार आ जाएगा। तो यही चीज क्या होती है, कला होती है। कि अगर जैसे मान लीजिए अगर हम मैनेजमेंट के वीडियो यहाँ देख रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, तो अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर हम देखेंगे और एक बार जो भी हमने नोट्स बनाए हैं उसको अगर हम पढ़ेंगे, तो ये हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यानी हम उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो यही चीज किसमें होती है, कला में। कि हमने क्या किया, ज्ञान अर्जित किया। अब ज्ञान का जो अर्जन किया वो व्यक्तिगत की योग्यता के अनुसार उसका उपयोग किया, उसमें रचनात्मकता का उपयोग किया। उसके बाद क्या होगा, अगर हम अभ्यास करेंगे, किसी भी चीज की अगर प्रैक्टिस करेंगे, किसी विषय को अगर आप लेते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि उसमें अगर आपको महारत हासिल करनी है, तो इंग्लिश में जो वाक्य है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, निरंतर अभ्यास अगर आप करेंगे तो वो आपको क्या बना देगा, परफेक्ट बनाएगा। तो किसी विषय को अगर हम बार बार पढ़ते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं, तो उस चीज को क्या है, बहुत अच्छा किया जा सकता है और उसमें बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। यानी 25 में अगर आप बहुत बेहतर करेंगे तो आप क्या है 23-24 भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कला क्या है। अब हम देखेंगे प्रबंध कला है या नहीं। तो कला क्या है, व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग। तो ज्ञान के लिए क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, मतलब अगर उपयोग तो ज्ञान का आप तब करेंगे जब आपको क्या होगा, ज्ञान होगा। यानी उसको क्या होता है, कुछ सिद्धांत होते हैं जिससे क्या है उसको प्राप्त किया जाता है। अगर आप क्या करेंगे, चीजों को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे या अवलोकन करेंगे, देखेंगे या उसका क्या करेंगे, अनुभव करेंगे, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर अपनी योग्यता अनुसार उसका उपयोग करेंगे। तो यहां क्या है, प्रबंध अगर करते हैं हम तो उसका ज्ञान भी हमें आवश्यक है। किसी भी चीज का अगर हम प्रबंध करने बैठे, अगर आपकी नियुक्ति की गई है प्रबंधक के रूप में, तो आपको प्रबंधक के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि प्रबंधक कौन कौन से काम करता है, क्या उसकी भूमिका होती है और किस तरीके से उसे काम करना पड़ता है। तो कुछ क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम कैसे प्राप्त करेंगे, अध्ययन करके प्राप्त करेंगे या प्रशिक्षण से क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो जैसे विपणन हो गया, तो कोई भी अगर प्रबंधक हो गया तो उसको क्या है, मार्केटिंग का ज्ञान होना चाहिए। यानी कैसे हमें वस्तुओं को या सेवाओं को मार्केट में प्रदान करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, लोग उससे लाभान्वित हो सके। ठीक, तो यानी विपणन का क्या होना चाहिए, आपको सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। वित्त की आपको समझ होना चाहिए, यानी फाइनेंस, कि भाई कहाँ कितना किस मात्रा में खर्च करना है, कितनी लागत लगानी है और कितने में वो चीज बिक सकती है। तो इसके सिद्धांतों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और मानव संसाधन सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। यानी जो हमारे पास व्यवसाय को ओपन करने के लिए संसाधन होते हैं, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, कच्चा माल हो गया, मशीन है, ये मुख्य क्या होते हैं किसी भी बिजनेस को ओपन करने के लिए संसाधन होते हैं। तो अगर हमें प्रबंध करना है, किसको, प्रबंधक को, तो किस किस का ज्ञान होना चाहिए, मार्केटिंग यानी वस्तुओं को कैसे डिलीवर करना है, वित्त फाइनेंस का ज्ञान होना चाहिए और मानव संसाधन सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कला में क्या था, पहले ज्ञान होना जरूरी है। तो वही चीज प्रबंध में भी, अगर प्रबंध करना है तो प्रबंध का ज्ञान होना चाहिए कि ये किया कैसे जाता है। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, जैसे कला में बताया था, अध्ययन से, अवलोकन से और किस चीज से, अनुभव से ज्ञान होगा। निरंतर अगर आप चीजों का प्रबंध करते रहेंगे
तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो आप उसमें क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, यानी बहुत अच्छे ढंग से आप प्रबंधन कर सकते हैं। जब आपको क्या हो गया, सिद्धांतों का ज्ञान हो गया, तो सिद्धांतों के ज्ञान से क्या होगा कि आप उसका व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। यानी अगर 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों को अलग अलग कंपनी में प्रबंधक बनाया गया है, तो जिसका जितना ज्ञान होगा वो अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर पाएगा, उसका उपयोग कर पाएगा। और कैसे उपयोग करेगा, परिस्थिति के अनुसार, यानी कौन सी परिस्थिति में किस चीज का उपयोग करना है ये किसको पता होना चाहिए, प्रबंधक को। और किस समस्या का समाधान कैसे करना है ये भी किसको होना चाहिए, प्रबंधक को। और ये सब चीजें कहां से आएंगी, जब उसको चीजों को प्रबंध करने का ज्ञान होगा। तीसरा, यहां भी वही बात आ जाती है कि भाई किसी भी चीज को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसको सुधारा जा सकता है। तो कला में क्या था, ज्ञान प्राप्त किया, उसका व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग किया, तो प्रबंध में किया, प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया, उसको व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार उपयोग किया। और इसका अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, यानी 4-6 साल या 8 साल या 1 साल, तो अगर हम कहीं काम करते हैं तो हमें उस चीज का अनुभव होता है, और अनुभव होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रबंधकीय कुशलता को सुधार सकते हैं। यानी जो भी हम प्रबंधन करते हैं तो और बेहतर ढंग से हम उसको कर पाएंगे। तो यहां क्या हो गया, कला प्रबंध किस तरीके से, तो यही बताया गया है कि जिस तरह से कला में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो प्रबंध में भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। कला में क्या रहता है, ज्ञान का व्यक्तिगत उपयोग करना पड़ता है, तो यहां भी प्रबंध के सिद्धांतों का व्यक्तिगत उपयोग करना पड़ता है। किसके अनुसार करना पड़ता है, परिस्थिति के अनुसार और समस्या के अनुसार करना पड़ता है। कला में क्या था, अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे किसी चीज की तो उसमें क्या है, परफेक्ट हो पाएंगे। तो वही चीज यहाँ है, अगर हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, तो उससे क्या है, प्रबंधन में कुशलता आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ ये चीजें क्लियर होगी। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रबंध को क्या कह सकते हैं, कि प्रबंध क्या है, एक कला है। अभी विज्ञान की बात नहीं हो रही है, केवल किस चीज की हो रही है, प्रबंध एक कला है। क्या है, जो क्वेश्चन बनेगा सीधा बनेगा, जो पहले आया हुआ है वो था कि प्रबंध निम्न में से क्या है, विज्ञान है, कला है, विज्ञान कला दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या है, विज्ञान एवं कला दोनों है। लेकिन अगर क्वेश्चन बन गया कि विज्ञान कला है कैसे, सॉरी प्रबंध कला है कैसे, तो इसमें ऑब्जेक्टिव किस तरह के बनेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा कि व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग होता है, नंबर फर्स्ट। तो दूसरा, सिद्धांतों का ज्ञान होना जरूरी है। नंबर तीसरा, निरंतर अभ्यास से प्रबंधकीय कुशलता हासिल की जा सकती है। और निम्न सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा, निम्न सभी। तो यहां पे ये इस तरह का क्वेश्चन अगर बनेगा तो अंदर से आपसे अब बन जाएगा कि प्रबंध कला कैसे है। तो एक बार और कंक्लूड करते हैं कि कला में क्या था, ज्ञान होना जरूरी है, तो प्रबंध में भी क्या है, ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा लक्षण क्या था, इसका व्यक्तिगत उपयोग करना पड़ेगा, तो प्रबंध में भी क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिगत उपयोग करना पड़ेगा। नंबर तीसरा क्या था, इसमें क्या करना पड़ेगा, निरंतर अगर अभ्यास करेंगे तो उसमें क्या है, परफेक्शन लाया जा सकता। तो यहां भी प्रबंध में भी वही चीज है, तो कला के अनुसार प्रबंध में भी वही चीजें हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रबंध एक प्रकार की कला। तो हमने डेफिनेशन में भी शुरुआत में पढ़ा था कि प्रबंध क्या है, दूसरों से कार्य कराने की युक्ति या कला है। तो यहाँ पे अब प्रूफ हो गया कि कैसे है वो कला। ठीक, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि प्रबंध क्या है, एक कला है। अब देखते हैं कि अच्छे प्रबंधक के गुण क्या होते हैं। क्वेश्चन आपका बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, तो क्या होना चाहिए, यानी वो व्यवहार पूर्ण होना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, रचनात्मकता क्रिएटिविटी होना चाहिए, उसका दिमाग चलना चाहिए, कल्पना शक्ति होना चाहिए, यानी वो सोच ले, अंदाज लगा ले कि भविष्य में हमें किस संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो उनका समाधान वो पहले से ही करके रख लेगा। और उसमें पहल करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी आगे आकर के वो क्या है, समस्याओं को झेल सके, उसका समाधान कर सके। तो ये निम्न गुण किसमें होना चाहिए, अच्छे प्रबंधक में। और जब प्रबंधक क्या है, लगातार प्रयास करता रहता है, यानी
अभ्यास करता रहता तो उसके अंदर क्या आ जाती है, संपूर्णता आ जाती है, यानी वो परफेक्ट हो जाता है। तो यही चीज है कि प्रबंधन कैसे परफेक्ट होगा प्रबंधन में कोई व्यक्ति, जब क्या करेगा, लगातार उस चीज का अभ्यास करेगा। तो यहाँ आज की लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि प्रबंधन एक कला है। कला कैसे है, क्योंकि प्रबंधन में भी ज्ञान की आवश्यकता है, कला में भी ज्ञान की आवश्यकता है। कला में ज्ञान का व्यक्तिगत उपयोग करना है, तो यहाँ भी हर एक व्यक्ति को अपने ज्ञान का उपयोग करना है अपनी क्षमता के अनुसार। निरंतर अभ्यास करेंगे तो कला में भी हम परफेक्ट हो जाएंगे या कोई भी काम करते हैं। और यहाँ अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो जो प्रबंधन की कुशलता है यानी प्रबंध करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो ये पढ़ा हमने, प्रबंध एक कला है कैसे। ठीक, अब इसके आगे हम बात करते हैं प्रबंध एक विज्ञान है। तो यहां समझना है कि प्रबंध विज्ञान कैसे है। तो प्रबंध एक विज्ञान है, इसको कहने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रबंध विज्ञान यानी विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, तो हमने बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ी है कि विज्ञान क्या है, ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। यानी जो ज्ञान है हमारे पास उसको सिस्टमैटिक वे से अरेंज करना या सिस्टमैटिक वे में शो अप करना ही क्या है, विज्ञान। तो कोई भी चीज है अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको भी किस ढंग से पढ़ना है, व्यवस्थित ढंग से पढ़ना है। अगर यहाँ डेली वीडियो अगर हम देखते जाएंगे और उसका रिवीजन करते जाएंगे तो माइंड में क्या होगा, एक सिस्टम बन जाएगा, एक व्यवस्था बन जाएगी। किस चीज की, ज्ञान की। एक हर एक टॉपिक का क्या होगा, एक सिस्टम होता है। जैसे हमने पढ़ा सबसे पहले किस चीज को समझा था प्रबंध पढ़ने से पहले, कि संगठन क्या होती है। तो संगठन अगर हम नहीं जानते हैं कि संगठन लोगों का समूह है जिसमें लोग कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य, और एक निश्चित उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो संगठन को व्यवसाय भी बोल देते हैं। संगठन दो तरह के होते हैं, व्यावसायिक भी होते हैं और गैर व्यावसायिक होते हैं। व्यावसायिक जो संगठन होते हैं वो क्या करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं। कौन कौन से संसाधन, भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल और मशीनें, इनका बेहतर उपयोग करना है। किस ढंग से करना है, प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशलतापूर्वक। तो सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करना है किसका, संसाधनों का। कोई भी अगर क्या है बिजनेस हमने ओपन किया तो उसमें अगर हम समय पर वस्तुओं को नहीं बनाते तो हमने बताया था क्या होगा। ठीक, तो समय पर करना है, कुशलतापूर्वक ढंग से, यानी अगर हमें अधिकतम लाभ प्राप्त करना है तो लागत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसके बाद हमने प्रबंध के कार्य देखे थे, यानी और फिर उसके बाद प्रबंध की विशेषताएं देखी थी। प्रबंध की विशेषताओं के बाद प्रबंध के उद्देश्य देखे थे। तो अगर हम इस सिस्टम से अगर पढ़ते आएंगे, यानी ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से दिमाग में सेट कर लेंगे, डेली देखेंगे, तो उससे क्या होगा, पेपर में हम उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में पढ़ लेंगे, बाद में यानी जब एक महीना हो गया, 10 दिन बचे तो हमने प्रबंध के एक तरफ से वीडियो देख डाले, तो उसमें थोड़ा सा उस स्तर की चीजें हमें नहीं मिल पाती हैं या व्यवस्थित ढंग से हम अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ज्ञान को कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से दिमाग में सेट करना चाहिए, ताकि पेपर में भी क्रमबद्ध तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकें। तो यही क्या होता है, विज्ञान होता है। ठीक, क्रमबद्ध ज्ञान तो हो गया। अब इसके लक्षण या विशेषताएं होती हैं। ये परीक्षण पर आधारित होता है, यानी परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या करते हैं, पृथ्वी कोई भी वस्तु को हम ऊपर फेंके वो कहां आकर्षित करती है, अपने तरफ आकर्षित करती है। तो कोई भी वस्तु फेंक दें, हम कहीं भी फेंक दें, ठीक, कितने बार भी आप 1000 बार फेंकोगे तो वो कहां आएगी, नीचे आएगी। ठीक, तो ये किस चीज पे आधारित है, प्रूव्ड है, यानी इनका हम परीक्षण कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। हम देखेंगे कोई भी वस्तु उठाई हमने ऊपर उछाली तो वो कहां आएगी, नीचे। मतलब क्या है, उसमें एक आकर्षण है पृथ्वी में, जिससे वो क्या करती है, चीजों को अपने तरफ खींचती है। तो एक ये क्या बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। और ये सिद्धांत किस पे आधारित होता है, अवलोकन। हमने देखा भाई ऊपर से सेब टपक रहा था, उसको देखा कि आखिर ये नीचे क्यों आया, फिर हमने क्या किया, दूसरी चीज को उछाल के फेंका, यानी उसका क्या किया, बार बार परीक्षण किया। तो वो सिद्ध हो गया कि कोई भी वस्तु ऊपर उछालो वो कहां आएगी, नीचे आएगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी में कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जिसमें क्या है, आकर्षण होगा। यानी पृथ्वी क्या करती है, चीजों को अपनी तरफ
आकर्षित करती। तो अवलोकन से मतलब देखने से और उसका बार बार परीक्षण से क्या सिद्धांत बना कि किसी वस्तु को ऊपर उछालो तो वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, तो यहाँ क्लियर हो गया कि जो विज्ञान है उसके जो सिद्धांत होते हैं वो किस पे आधारित रहते हैं, परीक्षण पर आधारित रहते हैं, प्रूव्ड रहते हैं। ठीक, अब इसकी क्या है, व्यापक वैधता है। व्यापक वैधता का मतलब क्या है, कहीं भी हो, कहीं भी किसी भी स्तर पे हम फेंक के देख सकते हैं कभी भी। ऐसा नहीं होगा कि हमने फेंका और वो ऊपर ही चला गया। वो बात अलग है कि पलायन वेग से अगर फेंकते हैं, यानी एक निश्चित स्पीड से ज्यादा फेंकते हैं, तो वो कहाँ चला जाएगा, पलायन कर जाएगा। तो वो कंडीशन अलग हो गई। तो उस कंडीशन का भी फिक्स है कि इतने किलोमीटर स्पीड से अगर फेंकते हैं तो कहाँ जाएगी, वहीं जाएगी। और अगर उससे कम फेंकते हैं तो वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो हर एक चीज का क्या है, चीजें फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यूनिवर्सल है। आप कहीं भी उपयोग करेंगे तो क्या होगा, वस्तु को ऊपर फेंकने से वो नीचे ही आएगी। तो दो तरह की कंडीशन इसमें बनती है विज्ञान में, कि विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है, एक व्यवस्थित ज्ञान है। तो इसमें क्या रहता है, इसके सिद्धांत रहते हैं। किस तरह के सिद्धांत रहते हैं, किस चीज पे आधारित रहते हैं, अवलोकन पर, यानी हमने देखा, उसका बार बार परीक्षण किया। टेस्टिंग भी कर सकते हैं हम, प्रयोगशाला में बार बार किसी चीज की टेस्टिंग करी, वही रिजल्ट आ रहे हैं तो हमने क्या बना दिया, उस चीज का सिद्धांत बना दिया। ठीक, कि ऐसा करने से ऐसा होता है। उदाहरण के रूप में हमने समझा गुरुत्वाकर्षण। और ये किसी भी कंडीशन में क्या होंगे, सही होंगे, इनको गलत प्रूफ नहीं किया जा सकता। हर एक कंडीशन में अलग अलग सिद्धांत दिए जाते हैं। ठीक, अब यहां क्या हो गया, ये हमने समझा विज्ञान के बारे में कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या समझा, विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है जो परीक्षण पर आधारित होता है। ठीक, और ये यूनिवर्सल तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अब यहां भी हम देखते हैं कि प्रबंध कैसे हम इसको विज्ञान बोल सकते हैं। तो अभी हमने क्या है, प्रबंध को कला बोला था। कला क्यों बोला था, क्योंकि उसमें ज्ञान था। किस चीज का, जैसे हमें अगर प्रबंधन करना है तो मार्केटिंग का ज्ञान होना चाहिए, यानी विपणन का ज्ञान होना चाहिए, वित्त फाइनेंस की समझ होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का क्या होना चाहिए, ज्ञान। तो यहाँ पे क्या है, वही चीज यहाँ आ गई कि ज्ञान का क्या है, क्रमबद्ध समूह है। यानी व्यवस्थित ज्ञान अगर हमें नहीं होगा तो हम उसका उपयोग अपने प्रबंधन में नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से सिद्धांत एवं नियम विज्ञान में होते हैं, उसी तरह के सिद्धांत एवं नियम यहां भी होते हैं। आगे बात करते हैं कि किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान है, तो यहां भी क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान होता है। इसमें भी सिद्धांत एवं नियम होते हैं। ठीक, लेकिन प्रबंध किसको करना पड़ता है, मानव को। और किसका प्रबंध करना पड़ता है, मानव का भी करना पड़ता है, कार्य का भी करना पड़ता है, और दोनों का भी करना पड़ सकता है। तो मानव को अगर करना है तो व्यक्तिगत योग्यता सबकी क्या रहती है, अलग अलग रहती। तो अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर पाएगा, वो मानवीय व्यवहार करेगा या प्रबंधन करेगा। तो यहां वही चीज है कि अगर चार व्यक्ति हैं तो चारों अलग अलग तरीके से प्रबंधन करेंगे, यानी प्रबंध करने की उनकी कला होगी। यानी अगर क्या है, चार टीचर हैं, ठीक, तो चार टीचर को पढ़ाने की, जैसे आप अगर प्रबंधन पढ़ रहे हैं तो कई सारे यूट्यूब पर वीडियो आ रहे हैं, ऑफलाइन वीडियो मतलब ऑफलाइन क्लास लेने वाले भी हैं। तो सबकी जो मैनेजमेंट को पढ़ाने की कला है वो सबकी क्या है, अलग अलग है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किससे पढ़ना पसंद करते हैं, यानी कौन सी चीज आपको बेहतर लगती है। तो यहां क्या है, प्रबंधन मानवीय व्यवहार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक, तो उससे क्या होगा, मानव अगर है तो व्यक्ति के अनुसार चीजें क्या रहती हैं, उसके अनुसार बदलती रहती हैं। चार व्यक्ति चार तरीके से प्रबंध करेंगे, तो इसका मतलब निश्चित तरीके से गारंटी नहीं दी जा सकती है कि चार व्यक्ति जो प्रबंधन कर रहे हैं तो चारों ही सही ढंग से करेंगे। ठीक, तो इसमें परिणाम की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। और यहां जो सिद्धांत थे, यहां पे भविष्यवाणी करना संभव था कि ऊपर अगर बॉल फेंकी तो वो कहां आएगी, नीचे आएगी। लेकिन यहाँ चार व्यक्ति चार तरह से प्रबंध कर रहे हैं तो गारंटी नहीं है, परिणाम जो वो चाहते हैं तो चारों का परिणाम एक ही होगा। यानी अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं या कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ाएगा, तो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको समझ आ जाए। समझ आ गया तो ये क्या है, बेहतर है। दूसरा व्यक्ति अगर पढ़ाएगा तो हो सकता है समझ आ जाए या ना आ जाए। तो वो डिपेंड करेगा कि वो किस ढंग से आपको चीजों को
डिलीवर कर रहा है। तो मानवीय व्यवहार जहां होता है उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो गलती भी कर सकता है, ठीक। लेकिन फिर भी क्या किया गया है, यहां भी सिद्धांत बनाए गए हैं, यानी एक निश्चित कंडीशन में परिणामों को या सिद्धांतों को बनाया गया है, और मैक्सिमम रूप से अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो लगभग लगभग वही चीजें निकल कर आएंगी। जैसे FW टेलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया है, ठीक। इसको हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा या जो आपकी विषय होगा उसमें पढ़ेंगे। और हेनरी पियोल ने दिया है, हेनरी फियोल कौन सा सिद्धांत दिया है, कार्यात्मक प्रबंध का सिद्धांत, ठीक। यानी यहां पे जो सिद्धांत है वो निश्चित नहीं किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, हर एक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार काम होता है, लेकिन फिर भी सिद्धांतों को देने का प्रयास किया गया है एक निश्चित कंडीशन में, यानी अगर ये ऐसी कंडीशन होगी तो इसके रिजल्ट इस तरीके से आएंगे। तो वहां पे दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं, इनसे क्वेश्चन किस तरह बनेगा जो हम पढ़ेंगे सिद्धांत कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, FW टेलर ने। कार्यात्मक प्रबंध का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, हेनरी फ्योल ने। तो ये चीजें हो गई कि दो सिद्धांत ये किसने दिए हैं, मतलब प्रबंध में ज्ञान होना जरूरी है, ठीक। इसमें प्रबंध में सिद्धांत एवं नियम होते हैं, लेकिन इसकी निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इंसान है, इंसान गलती कर सकता है और हर एक व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होती है, ठीक। लेकिन फिर भी क्या है, यहां भी सिद्धांत दिए गए हैं, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और कार्यात्मक प्रबंध सिद्धांत। चौथा पॉइंट, अब जब हम इनका उपयोग करते हैं किसी भी प्रबंध का या किसी प्रबंध के सिद्धांत का, तो इनका सार्वभौमिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक। सार्वभौमिक मतलब जैसे यहां पढ़ा था कि अगर बॉल फेंकेंगे नीचे आएंगे, लेकिन यहां उपयोग नहीं किया जा सकता। यहां अगर कंडीशन बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, समस्याएं बदल गई, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अलग ढंग से इन सिद्धांतों का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन यहां जो सिद्धांत है वो एक ही ढंग से उपयोग होंगे, और यहां का परिस्थिति के अनुसार क्या करना पड़ेगा, उन सिद्धांतों में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक तरीका प्रदान करते हैं, जैसे अगर इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत बना लिया तो हम पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को किस तरीके से हमें प्रबंधन करना पड़ेगा, कैसे हम लोगों को मैनेज करेंगे। तो एक हमें मानक स्टैंडर्ड प्रदान करते हैं कि हाँ हमें ऐसे क्या करना है, प्रबंधन करना है, और एक क्या करते हैं, तकनीक या तरीका प्रदान करते हैं, ठीक। तो अगर ये प्रबंध के सिद्धांत बना दिए हैं तो इनका क्या है, परिस्थिति के अनुसार उपयोग होता है, इनका सार्वभौमिक उपयोग नहीं होता। अब यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रबंध क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये एक विशेषता है। तो यहां इसमें और इसमें नहीं होना, सार्वभौमिक इसीलिए क्योंकि प्रबंध की आवश्यकता हमें हर एक क्षेत्र में है, जहां इंसान है वहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इन सिद्धांतों का जो उपयोग है वो हमेशा एक ढंग से नहीं हो सकता है, यानी अगर सिद्धांत किसी विशेष कंडीशन में बना दिए तो जरूरी नहीं है हम उसका उपयोग उसी ढंग से करें। अगर उसकी परिस्थितियां यानी कार्य की परिस्थितियां बदल गई तो हमें प्रबंधन की परिस्थितियां भी बदलनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमें क्या करते हैं, अगर ट्रेनिंग का उपयोग करना, हमें प्रशिक्षण देना है किसको, प्रबंधकों को, तब हम इन सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। एक ये हमें स्टैंडर्ड या मानक प्रदान करेंगे, ठीक, जिनका उपयोग हम किस चीज में करते हैं, प्रशिक्षण में करते हैं और विकास में करते हैं, यानी प्रबंधकों को किस ढंग से बेहतर बनाया जाए जिससे वो क्या कर सके, इन सिद्धांतों का उपयोग कर सके। तो यहां क्लियर हुआ कि प्रबंध विज्ञान कैसे, पहले हमने पढ़ा था प्रबंध एक कला है, कैसे था, क्योंकि कला में व्यक्तिगत ज्ञान होना जरूरी है, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग करना पड़ता है, और निरंतर अभ्यास करने से उसमें क्या है, परिपक्वता या परफेक्शन लाया जा सकता है। ऐसे ही प्रबंध में क्या करना पड़ता है, उसमें भी ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम प्रबंध कर पाएंगे। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार प्रबंधन की चीजें बदलती हैं, यानी जो प्रबंधक है वो अपनी योग्यता अनुसार ही प्रबंधन करता है, और लगातार वो अगर प्रबंधन करता रहेगा तो उस चीज में महारत हासिल कर लेगा, ठीक। तीसरा क्या आता है, प्रबंध क्या है, एक विज्ञान है। अब विज्ञान कैसे, क्रमबद्ध ज्ञान का समूह क्या कहलाता है, विज्ञान।
तो प्रबंध में भी क्या है, ज्ञान हमें कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। यहाँ सिद्धांत होते हैं जो परीक्षण पर आधारित होते हैं, ठीक। तो यहाँ भी सिद्धांत एवं नियम होते हैं। यहाँ के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक उपयोग उनका संभव होता है, यानी एक कंडीशन में एक ही रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ क्या है, मानवीय व्यवहार से संबंधित है, तो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग व्यवहार होता है। तो अगर अलग अलग व्यक्ति प्रबंधन करते हैं तो उनके रिजल्ट भी यानी परिणाम भी क्या होंगे, अलग अलग प्राप्त होंगे। लेकिन फिर भी सिद्धांत बनाए हैं। FW टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत दिया है और हेनरी फ्यूल ने कार्यात्मक प्रबंध का सिद्धांत दिया है। चौथा यहां पढ़ा, इसका सार्वभौमिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या है कि परिस्थितियों के अनुसार क्या करना पड़ता है, हमें प्रबंधन का तरीका बदलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक क्या है, एक मानक प्रदान करते हैं, स्टैंडर्ड, कि हाँ इस चीज का प्रबंधन इस परिस्थिति में ऐसे करना है। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी परिस्थिति अनुसार प्रबंधन को बदल सकते हैं, ठीक। जिसका उपयोग किस चीज में किया जाता है, प्रशिक्षण में और विकास में उपयोग किया जाता है। तो अभी तक हम क्या कर सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है, इसमें भी सिद्धांत नियम होते हैं। जिस तरीके से यहाँ चीजें होती हैं उसी तरीके से यहाँ चीजें होती हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, प्रबंध एक पेशा, यानी एक प्रबंध एक पेशा है या नहीं है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा कि प्रबंध विज्ञान एवं कला कैसे है। क्वेश्चन जो आपका होगा अगर सीधे आता है कि प्रबंध क्या है तो लिख देंगे विज्ञान कला दोनों। लेकिन अगर अंदर से पूछता है कि प्रबंध विज्ञान है कैसे, ठीक, तो प्रबंध क्या कहते हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ज्ञान का क्या है, क्रमबद्ध समूह है, इसमें भी सिद्धांत एवं नियम होते हैं। इसके भी क्या होते हैं, अगर व्यक्ति है तो अलग अलग योग्यता अनुसार वो प्रबंधन करेगा, तो इनके परिणाम क्या है, निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन विज्ञान में निश्चित होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो आपके इस तरह से अंदर से अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो इससे आप क्या कर पाएंगे, चीजों को क्लियर कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।